Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 50 days 50 marks series, we'll be discussing the topic bank finance to NBFCs. तो सबसे पहले NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ये रजिस्टर्ड होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। पहले 1956 था, अब है कंपनीज एक्ट 2013। ये मल्टीपल टाइप के बिजनेसेस कर सकती हैं जैसे लोन्स एंड एडवांसेस, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स का एक्विजिशन करना, चाहे गवर्नमेंट ने उन्हें इशू किया हो, किसी लोकल अथॉरिटी ने इशू किया हो, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी में डील करना, या फिर लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट फंड, ऐसे बिजनेसेस करना। ओके, बट कभी भी एक एनबीएफसी का जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो एग्रीकल्चर करना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना या सेल परचेज ऑफ एनी गुड्स नहीं होना चाहिए। ओके, या इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन, परचेज और सेल में भी वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए हैं। ठीक है, तो एक नॉन बैंकिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका मेन बिजनेस है डिपॉजिट रिसीव करना किसी स्कीम के अंडर, जैसे लमसम पैसे रिसीव कर लिए या इंस्टॉलमेंट्स में पैसे रिसीव कर लिए, वो भी एनबीएफसी की कैटेगरी में आते हैं जैसे रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। तो ये बहुत सारे काम करते हैं एनबीएफसी, जैसे लोन्स एंड एडवांसेस, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, स्टॉक सेल परचेज करना, इंश्योरेंस का बिजनेस करना, चिट फंड का बिजनेस करना, हायर परचेज का काम करना। सो बैंक्स और एनबीएफसीज में डिफरेंस क्या है? देखो, एनबीएफसीज के पास थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एज है क्योंकि ये रीजनल डायनेमिक्स ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ये हर एरिया में इंडिया के हैं। बैकवर्ड एरियाज में या बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया में बैंक ब्रांचेस नहीं होंगे लेकिन एनबीएफसीज होंगे। इनका जो कलेक्शन सिस्टम है, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, काफी पर्सनलाइज्ड है। ओके, इनका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम है, इनका डिसीजन मेकिंग फास्टर है, ये ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड है कंपेयर टू बैंक्स। अब इनमें और बैंक्स में डिफरेंसेस अगर हम देखें तो एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, ये डिमांड डिपॉजिट है विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द एनबीएफसीज। बैंक्स कर सकते हैं। ओके, और एनबीएफसीज जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट भी नहीं है, अपने पे चेक्स भी नहीं इशू कर सकते हैं। और अगर हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं ना, अप टू 5 लाख रुपीज हमारा अमाउंट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन उसे इंश्योर करके रखते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी जो है एनबीएफसीज के लिए अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम एनबीएफसीज की सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें, सो बैंक बोरोइंग्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनबीएफसीज। ठीक है, तो एनबीएफसीज वैसे तो पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं विद आरबीआई अप्रूवल, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं, बैंक से बोरो कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं। मेजर जो फंडिंग का सोर्स है, चाहे नॉर्मल एनबीएफसी है चाहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाली एनबीएफसी है, दे बोरो फ्रॉम द बैंक। तो चाहे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए हो, टर्म लोन चाहिए है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग चाहिए, इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, हर तरीके की एक्टिविटीज के लिए बैंक एनबीएफसी को पैसा देता है। इवन बैंक्स एनबीएफसीज को सेकेंड हैंड एसेट फाइनेंस करने के लिए भी पैसा दे देते हैं कि मैंने अगर सेकेंड हैंड एसेट फाइनेंस करवानी है तो मैं एनबीएफसी से लोन लूं और एनबीएफसी बैंक से पैसा ले लेगा। बट देर आर सर्टेन एक्टिविटीज जहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि बैंक एनबीएफसी को पैसा नहीं दे सकता है, लोन नहीं दे सकता है। अगर एनबीएफसी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करता है और फिर उसे रीडिस्काउंट करवाना चाहता है बैंक से, या फिर सीधा ही डिस्काउंट करवाना चाहता है बैंक से, तो बैंक नहीं करेगा। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कमर्शियल व्हीकल्स का सेल हो रहा है, देर इज अ सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल, चाहे टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, उसके उसकी सेल के रिगार्डिंग जो बिल है उसका डिस्काउंटिंग बैंक कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, अगर एनबीएफसी ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए वो बैंक से पैसा लेना चाहे तो वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर अनसिक्योर्ड लोन चाहिए एनबीएफसी को, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन या इंटर कॉर्पोरेट ने किसी को देना है, एनबीएफसी ने किसी कंपनी को पैसे देने हैं, उसके लिए बैंक पैसा दे, ऐसा नहीं होगा कि एनबीएफसी ने शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, एनबीएफसी ने लोन्स देने हैं किसी को तो वो बैंक से पैसा ले ले पीछे से, तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में बैंक नहीं आएगा इसमें। अगर एनबीएफसी अपनी सब्सिडरीज को, अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लोन देना चाहता है, एडवांसेस देना चाहता है, बैंक वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर किसी पर्सन को आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, वो एनबीएफसी के पास जाए और एनबीएफसी वो पैसा बैंक से अरेंज करे, यानी कि बैंक ऑन लेंडिंग करे, ये अलाउड नहीं है। बैंक डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल को आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दे देगा, एनबीएफसी के थ्रू ऑन लेंडिंग अलाउड नहीं होगी।
ओके। बैंक्स जो हैं लीज अग्रीमेंट में नहीं आ सकते हैं विद इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी या ऐसी एनबीएफसीज जो इक्विपमेंट लीजिंग कर सके बैंक्स के साथ। ठीक है, सो बैंक्स कैन नॉट एंटर इनटू लीज अग्रीमेंट्स विद इक्विपमेंट लीजिंग कंपनीज एंड अदर एनबीएफसीज एंगेज्ड इन इक्विपमेंट लीजिंग एंड बैंक्स कैन एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देम। तो देखो, उसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, उसी के साथ इक्विपमेंट लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर एक एनबीएफसी को सिक्योर्ड लोन चाहिए तो बैंक कभी भी शेयर्स और डिबेंचर्स के बदले में उन्हें लोन नहीं देगा। ठीक है, बैंक कभी भी एनबीएफसी को ब्रिज लोन नहीं देगा, किसी भी नेचर का कोई इंटरिम फाइनेंस नहीं देगा कि एनबीएफसी बोले कि मैं मार्केट से रेज करने वाला हूं, इन बिटवीन आप मुझे पैसे दे दो, ब्रिज लोन दे दो, तो वो बैंक्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कुछ एनबीएफसीज की कैटेगरी होती है जिनको आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराना एग्जम्प्टेड होता है। नॉर्मली एनबीएफसीज को आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन निधि कंपनीज, चिट फंड कंपनीज, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इन्हें एनबीएफसीज को आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं जरूरी है। पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता था, लेकिन अब आरबीआई ही करता है, तो उन्हें आरबीआई के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़ता है। ओके, सो अब बैंक के जितना मर्जी पैसा क्या एनबीएफसी को दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रुडेंशियल सीलिंग्स लगी हुई है कि बैंक का एक्सपोजर एनबीएफसी के प्रति कितना हो सकता है। अगर एनबीएफसी सिंगल एनबीएफसी है, उसको अगर बैंक ने क्रेडिट फैसिलिटीज देनी है, तो मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है 20%। ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसीज को या ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज हैं एनबीएफसीज, उनको अगर लोन देना है तो मैक्सिमम जो एक्सपोजर है 25% हो सकता है। बैंक अगर ऐसी एनबीएफसी को लोन देता है जो गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट, कोलेट्रल के अगेंस्ट लोन वगैरह देने का काम करती है, तो मैक्सिमम 7.5% का एक्सपोजर अलाउड है। बैंक चाहे तो इससे कम अपनी इंटरनल लिमिट्स भी रख सकता है, ये तो मैक्सिमम आरबीआई ने बता रखी है। ठीक है, इसमें भी बैंक्स की अपनी एक इंटरनल सब लिमिट होनी चाहिए कि जो गोल्ड लोन है, जो वो एनबीएफसी को लोन देते हैं, जो गोल्ड लोन का काम करती है, तो उस कंपनी का, उस एनबीएफसी का 50% से ज्यादा फंडिंग बैंक से नहीं आना चाहिए। कि अगर एक कंपनी है, एनबीएफसी है, वो जो गोल्ड का लेन देन का काम करती है, गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती है, उस कंपनी के जो एसेट्स हैं, उसका 50% से ज्यादा बैंक फाइनेंसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बैंक्स एनबीएफसीज के साथ ऑन लेंडिंग कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स पूरे करने के लिए। इसमें ऐसा होगा कि बैंक ने पैसे दिए एनबीएफसी को, एनबीएफसी ने वो पैसा दिया प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के लिए, तो ये अलाउड है बैंक्स को ऐसा करना। ऐसे इनडायरेक्टली भी वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट्स पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये मॉडल रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर लोकल एरिया बैंक्स को अलाउड नहीं है। ठीक है, जो बैंक क्रेडिट देते हैं एनबीएफसीज को, इंक्लूडिंग इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, फॉर ऑन लेंडिंग शुड बी विद इन 5% ऑफ इट्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एवरेज अक्रॉस 4 क्वार्टर्स। तो 5% से ज्यादा का ऑन लेंडिंग के थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट नहीं पूरा हो सकता। ऐसा नहीं कि बैंक अपना सारा प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट एनबीएफसीज के थ्रू ही अचीव कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें 5% का लिमिट है। ठीक है, अब को लेंडिंग की अगर बात करें, को लेंडिंग भी होती है कि बैंक्स और एनबीएफसी मिलके प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देते हैं। अब एनबीएफसी के पास क्या है, रीच है, और बैंक्स के पास क्या है, पैसा है। तो को लेंडिंग ऐसा होता है अरेंजमेंट जिसमें लोन ओरिजिनेट होता है एक एंटिटी में, लेकिन रिस्क जो है दो एंटिटीज शेयर करती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है लोन का, एनबीएफसी लोन दे रही है कस्टमर्स को, और जो रिस्क है वो बैंक और एनबीएफसी में डिवाइड होता है 80:20 रेशो में, 80 विद द बैंक एंड 20% रिस्क विद द एनबीएफसी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले बैंक ने लोन नहीं दिया, पहले एनबीएफसी ने ही लोन दे दिया कस्टमर को, और बाद में कुछ पार्ट उसका एनबीएफसी से बैंक ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके प्रायोरिटी सेक्टर अपना टारगेट ऐसे भी पूरा कर सकते हैं, मिलके एनबीएफसी के साथ लोन दे दिया। ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स को अलाउड नहीं है। इवन जो फॉरेन बैंक्स हैं जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, वो भी ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट नहीं पूरा कर सकते को लेंडिंग करके, कि मिलके कर दिया बैंक्स और एनबीएफसी ने। ठीक है, अगर बैंक और एनबीएफसी सेम प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सेम प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वहां पे भी बैंक्स और एनबीएफसी को को लेंडिंग करना अलाउड नहीं है। ठीक है, अब
कस्टमर का सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरफेस क्या होगा, एनबीएफसी के साथ होगा। ऐसा नहीं कि कस्टमर बैंक से भी डील करे, एनबीएफसी से भी डील करे, ऐसा नहीं होगा। और ये जो डिटेल्स हैं अरेंजमेंट की कस्टमर को बतानी है, उनका कंसेंट जो है वो ऑब्टेन करना है। ठीक है, सूटेबल अरेंजमेंट होनी चाहिए कि अगर कोई कस्टमर को, बोरोवर को कंप्लेंट है, वो 30 डेज के अंदर अंदर रिजॉल्व होनी चाहिए है। जो बैंक है एनबीएफसी अपने अपने जितना जितना एक्सपोजर है उतना उतना अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। यानी कि 80% अगर रिस्क बैंक का है तो 80% ऑफ द लोन अकाउंट बैंक का होगा, 20% एनबीएफसी का, 20% एनबीएफसी मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, इसमें विदाउट रिकोर्स होता है। ऐसा नहीं कि कल अगर लोन में डिफॉल्ट हो जाए तो बैंक एनबीएफसी को बोले कि तुम मेरे नुकसान की भरपाई करो, नहीं, वो बैंक का बर्डन है और एनबीएफसी का अपना अपना बर्डन रहता है। ओके, सो अब इसके अगर हम एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट एलिजिबल फॉर बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी, इसमें से किस चीज के लिए बैंक एनबीएफसी को क्रेडिट नहीं देते हैं? फाइनेंसिंग एनबीएफसी फॉर फर्दर लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स फॉर परचेजिंग शेयर्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो अगर फाइनेंसिंग एनबीएफसी फॉर फर्दर लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स फॉर परचेजिंग शेयर्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, rediscounting bills arising from sale of commercial vehicles of NBFCs, granting term loan to NBFCs for infrastructure financing, providing need-based credit to stock broking companies against share held as stock in trade। तो यहाँ पे किस एक्टिविटी के लिए बैंक नहीं दे सकता है क्रेडिट एनबीएफसी को? तो वो है ए, फाइनेंसिंग एनबीएफसी फॉर फर्दर लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स फॉर परचेजिंग शेयर्स, कि एक नॉर्मल एनबीएफसी है उसको बैंक लोन दे और एनबीएफसी यूज करे किसी इंडिविजुअल को वो पैसा देने में, और वो इंडिविजुअल आगे शेयर्स खरीदे, तो इस तरीके से ऑन लेंडिंग नहीं अलाउड है। ओके, चलिए, हाँ, इसमें ये पॉइंट याद रखना है, अगर एक कंपनी का काम ही शेयर ब्रोकिंग का है, स्टॉक ब्रोकिंग का है, तो उन्हें क्रेडिट देना अलाउड है, उन्हें बैंक एनबीएफसी को क्रेडिट दे सकता है जिनका काम ही शेयर्स का खरीदना बेचना है। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एनबीएफसीज इन इंडिया? दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, नो दे कैन नॉट। एनबीएफसीज आर पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, incorrect. NBFCs can issue checks drawn on themselves, incorrect. NBFCs depositors do not have access to deposit insurance facility, ये correct है, तो D यहाँ पे correct answer है। अगला है which of the following NBFCs are exempted from the requirement of registration with RBI under the RBI Act 1934? किन्हें RBI के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है? निधि कंपनीज को नहीं है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑलरेडी सरफेसी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उन्हें भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज को भी नहीं होता। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि इन्हें आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाती है अंडर सरफेसी एक्ट, उन्हें आरबीआई एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।